नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन यूपिटर 2020 के लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं कि गैस में गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ब्यूटेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है एथिल मरकैप्टन, चौथा ऑप्शन दे रखा है मीथेन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी एथिल मरकैप्टन। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस पाई जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है दलदली जगहों में, दूसरा है धान के खेत से, तीसरा है दीमक की बाबी से, चौथा है सभी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी से। दलदली जगह जो होती है उनसे भी मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि इसको मार्स गैस कहते हैं। ये दलदली जगहों पे जहाँ पे सड़न होती है, जैसे कूड़ा करकट भी अगर कहीं पर सड़ रहा है कूड़ा करकट, तो जो कूड़ा करकट सड़ता है वो सड़न वाली जगह होती है, वहाँ पर भी मीथेन गैस निकलती है। और ये दलदली जगह हैं और धान के खेत से जहाँ पानी भरा रहता है, और दीमक की बाबी होती है जो जंगलों में, उससे भी मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, किसे मार्स गैस कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है मीथेन, दूसरा है एथिलीन और तीसरा है एथेन, चौथा ऑप्शन दे रखा है ब्यूटेन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला यानी कि मीथेन को जो है किसे मार्स गैस कहते हैं, ऐसे मार्स गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन गैसीय ईंधन है। ऑप्शन दिए हुए हैं गोबर गैस, दूसरा है वाटर गैस, तीसरा है एलपीजी और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी है। देखिए गोबर गैस भी गैसीय ईंधन है, वाटर गैस भी है और एलपीजी भी है। आपको और बता दें सीएनजी जो होती है, सीएनजी ये भी क्या है, ईंधन गैस है। सीएनजी गैस होती है, ये भी क्या है, ये आपकी ईंधन गैस है। जो गैसीय ईंधन है ये भी गैसीय ईंधन की श्रेणी में आता है। और एक होता है प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो भी क्या होती है, ईंधन गैस होती है। तो कौन कौन सी हो गई, एक तो बायोगैस या गोबर गैस, इसको बायोगैस भी कहते हैं। इसको गोबर गैस जो होती है ना, इसको बायोगैस भी कहते हैं, बायोगैस। तो ये बायोगैस भी होती है। तो बायोगैस हो गई, गोबर गैस हो गई, वाटर गैस हो गई, एलपीजी हो गई, उसके बाद में सीएनजी हो गई, प्रोड्यूसर गैस हो गई, और ये बायोगैस। ये सभी क्या है, गैसीय ईंधन है। ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इनको, इसलिए ये सभी ईंधन गैस होती हैं। अगला प्रश्न है, पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, जो पुनः प्राप्त कर सकते हैं जिनको। अनवीकरणीय ऊर्जा है वो होती है जो एक बार प्रयोग करने के बाद में उनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी पुनः प्राप्त ना होने वाली जो होती है अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। तो वो कौन स्रोत है, देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है पवन ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है कोयले की ऊर्जा और चौथा है बहते हुए जल की ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये थ्री वाला, यानी कि कोयले की ऊर्जा जो होती है ये पुनः प्राप्त ना होने वाली है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। देखिए पवन ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो खत्म तो नहीं होती है, और आप यांत्रिक विधियों द्वारा उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वायु आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, वो भी क्या है, हमारा एक जो यंत्र होता है सोलर पैनल वगैरह, इससे हम उसकी ऊर्जा जो है प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सूर्य की जो धूप है, जो प्रकाश होता है वो कम नहीं होता, वैसा का वैसे ही बना रहता है। और बहते हुए जल है, जैसे पवन चक्की लगा करके पन विद्युत जैसे पवन चक्की में ये वाला था, पन विद्युत जो लगा करके हम क्या करते हैं, जो बिजली पैदा कर लेते हैं, बहते हुए जलों को बांध बनाकर रोक लेते हैं, और फिर वो पवन चक्कियों के द्वारा उससे पवन चक्की नाम बोले, जल विद्युत संयंत्र लगा करके वहाँ से जल से ऊर्जा हम प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद में जल तो वही बहता रहता है, आगे चलकर बांध और बना सकते हैं। तो उनके हमें गति, यानी कि क्या होता है, मेन बहते हुए जल की जो गति होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो बहते हुए जल की ऊर्जा जो होती है वो ये भी नवीकरणीय है, और सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है। तो इसमें जो एक बचता है ना, कोयले की ऊर्जा जो होती है, कोयले को जला लेंगे एक बार, कोयला जलने के बाद उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो तो अपशिष्ट बचता है, राख बचती है, तो राख से पुनः ऊर्जा नहीं प्राप्त की जा सकती। तो इसलिए ये क्या हो गया, अनवीकरणीय हो गया। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर कहलाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है रेशम कीट पालन, दूसरा है फूल उत्पादन और तीसरा है मधुमक्खी पालन और चौथा दे रखा है मुर्गी पालन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि रेशम कीट पालन जो होता है, नहीं ये कहलाता है सेरीकल्चर, जिसमें रेशम के कीटों को पाला जाता है शहतूत के पेड़ों पर, और उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। या रेशम, या जैसा दे रखा है सेरीकल्चर क्या है, तो उसमें रेशम उत्पादन से संबंधित होता है वो, तो रेशम उत्पादन भी उसको कह सकते हैं। तो सेरीकल्चर में क्या था, रेशम कीट पालन। तो अगला देखिए इसमें दे रखा है जरा फूल उत्पादन, ये क्या होता है, ये होता है हार्टिकल्चर। ये क्या होता है, हार्टिकल्चर। और मधुमक्खी क्या होता है, ये एपी कल्चर बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एपी कल्चर, ये एपी कल्चर बोला जाता है। और दूसरा देखो मुर्गी पालन क्या होता है, ये पोल्ट्री कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये पोल्ट्री बोला जाता है, पोल्ट्री। देखिए मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को या शहद उत्पादन को एपी कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपी कल्चर। और मुर्गी पालन को पोल्ट्री बोलते हैं, पोल्ट्री। और जो फूल उत्पादन होता है ना, ये हार्टिकल्चर होता है, हार्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, रेशम है, पहला ऑप्शन दे रखा है मानव निर्मित रेशे,
दूसरा है जंतु रेशे, तीसरा है पादप रेशे और चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जंतु रेशे हैं। कैसे रेशे हैं? जंतु रेशे। चूंकि ये क्या होते हैं ना कि रेशम का कीट होता है और रेशम का कीट होता है वो अपने अंदर से एक तार जैसा पदार्थ निकालता है, उसी से रेशम बनता है, तो इसलिए वो जंतु के द्वारा ये निकलता है और वो जंतु शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, इसलिए रेशम जंतु रेशे होते हैं। अगला प्रश्न है पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, और दूसरा है जल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सूर्य का प्रकाश, चौथा ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पांचवा है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि सभी है। ये पर्णहरित होना चाहिए पत्तियों में, पत्तियों में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, हरी पत्तियां होना चाहिए। हरी पत्ती का कारण ही होता है उसमें पर्णहरित है, मानी हरी पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, या कहिए पर्णहरित होता है। पर्णहरित होनी चाहिए मानी हरी पत्तियां होनी चाहिए क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामक पदार्थ रहता है, तो ये जरूरी है। पौधों में हरी पत्तियां ही भोजन बनाएंगी, तो हरी पत्तियों में कहना चाहिए, हरी पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ये पर्णहरित होता है। तो जल, जल उसके लिए जल होना, पत्तियों में जल भी होना चाहिए, जल। और दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश में ये भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये प्रयोग करते हैं अपने श्वसन में। तो इस तरीके से ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, पौधे तब अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है परपोषी पौधा है। परपोषी पौधा मतलब परपोषी, दूसरे पर जो निर्भर रहता है, और उस दूसरे पौधे से या जंतु से, पौधे की बात हो रही है ना, तो परपोषी पौधा क्या हुआ? दूसरे पौधे से अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने जीवन के लिए, तो उसको कहते हैं परपोषी पौधा। ये कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है अमरबेल, दूसरा है गुलाब, तीसरा नीम और चौथा सहजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अमरबेल। ये जो पौड़ती है इस तरीके से लता जैसी होती है और पेड़ों पर पलती है ये, तो इस तरीके से ये अमरबेल होती है जो, वो कैसा पौधा है? परपोषी पौधा। देखिए गुलाब क्या है? गुलाब किसी पौधे पर निर्भर नहीं है, नीम भी किसी पौधे पर निर्भर नहीं है, सहजन का पेड़ भी किसी अन्य पौधे पर अपना जीवन यापन नहीं करता है। अगर यहाँ पर कहीं दे रखे ना गिलोय वगैरह, तो उसका भी नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो पेड़ों पर पौड़ते जरूर हैं, जो लताएं होती हैं, लेकिन उससे अपना भोजन प्राप्त नहीं करते। लेकिन अमरबेल ऐसा है, वो उसी से भोजन अपना प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है नीम, दूसरा है कपास, तीसरा है जूट और चौथा है नारियल। तो इसमें देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नीम। नीम से हम रेशे प्राप्त नहीं करते। देखिए कपास से भी रेशा प्राप्त होता है, जूट से भी हमें जूट बनती है जिसकी रस्सियाँ बनती हैं, नारियल से भी वो जूट, उसका नारियल का भी रेशे प्राप्त होते हैं, उसके फलों के ऊपर जो रेशे टाइप के होते हैं उनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और भी गत्ते वगैरह या बहुत काम होते हैं उस रेशे का, और कपास तो है ही रेशा। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है नीम, दूसरा है सिनकोना, तीसरा है सर्पगंधा और चौथा है जामुन। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिनकोना। सिनकोना वृक्ष होता है, इससे मलेरिया की दवा प्राप्त होती है, इससे दवा बनाई जाती है। नीम से जो है ना कुष्ठ रोग से संबंधित या चर्म रोग से संबंधित दवाएं बनाई जाती हैं। जामुन से जो है वो मधुमेह यानी डायबिटीज की दवाएं बनाई जाती हैं। और इससे जो सर्पगंधा, इससे जो रक्त का कुछ होता है, रक्त शोधन वोधन वगैरह का, इससे बनाया जाता है ये सर्पगंधा से। तो ये सभी क्या औषधीय पौधे हैं। अगला प्रश्न है रेशम कीट किस पेड़ पर पाले जाते हैं? रेशम के जो कीट होते हैं वो किस पेड़ पर पाले जाते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है सहतूत, दूसरा है नीम, तीसरा है बेर, चौथा ऑप्शन दे रखा है यूकेलिप्टिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। इसमें रेशम दे रखा है रेशम कीट, दूसरा है लाख कीट, तीसरा है शहद मधुमक्खी और चौथा ऑप्शन दे रखा है ऊन और कपास। तो देखिए इसमें जो सही मिलान कीजिए, ये तो सही मिलान ही है। इसमें प्रश्न ये बनना चाहिए था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसे प्रश्न यही बनना चाहिए था इसमें कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए इसमें चौथा ऑप्शन नहीं सुमेलित है। ऊन जो होती है वो कपास से नहीं प्राप्त होती है, इससे प्राप्त होती है भेड़ों से प्राप्त होती है। ये भेड़ से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है। देखिए ये जो शहद है मधुमक्खी से प्राप्त होता है, लाख होता है, लाख का कीट होता है और जिसकी चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं। रेशम होता है, रेशम जो होता है वो रेशम का कीट होता है, उससे प्राप्त होता है। इसमें ऊन ऐसा है, जो ऊन जो है ना, ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होती है, कपास से नहीं प्राप्त होता है। तो अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का कारण है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा दे रखा है मीथेन, चौथा ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा से होने वाली हानियां हैं। अम्ल वर्षा जो होती है उससे क्या नुकसान होता है वो दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है मानव स्वास्थ्य को नुकसान, दूसरा है मछलियों का मरना और तीसरा दे रखा है फसलों एवं जंगलों का नुकसान। तो चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। तो देखिए इसमें जो है इसका सही आंसर है वो है सभी, यानी कि ये देखिए मानव स्वास्थ्य को भी बुरा प्रभाव पड़ता है इस पर। और मछलियाँ जो होती है ना पानी में, जो होती हैं झीलों वगैरह में, वहाँ पर जब ये वर्षा होती है तो उनका अम्लता बढ़ जाती है,
इस वजह से मछलियाँ जो है मर जाती हैं। और फसलों पर भी ये बूंदें गिरती हैं तो फसल ख़राब कर देती हैं, और जंगल वगैरह में आग लग जाती है, या इसमें अम्लता ज़्यादा होने के कारण उनके जंगल में भी पेड़ पौधे ख़त्म होने लगते हैं। और दूसरा है, इसमें एक और मैं बता दूँ, ये अम्ल वर्षा के कारण ही जो हमारा ताजमहल है, क्या है, ये जो ताजमहल है, तो ताजमहल में ये जो उसका बिल्डिंग है ताजमहल की, उसमें क्या हो रहा है, उसका रंग जो है पीला पड़ रहा है, ताजमहल का रंग जो है वो पीला पड़ रहा है उसी की वजह से, क्योंकि एसिड उस पे गिर रहा है, अम्ल वर्षा हो रही है। तो उसमें क्या है, वो वहाँ पर उसमें सब रंग को ख़राब कर दे रहा है, उस बिल्डिंग को ख़राब कर दे रही है वो। इस वजह से ताजमहल की खूबसूरती जो है वो नष्ट हो रही है, किसके कारण, अम्ल वर्षा के कारण। और अम्ल वर्षा होती है किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो सीधा सा अगर गैस का नाम दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड का नाम लगाएंगे, अगर वर्षाएं दी हैं तो अम्ल वर्षा का नाम लगाएंगे, कुछ और दिया है तो वर्षा, तो अम्ल वर्षा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल से में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आर्गन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नाइट्रोजन। और इसमें जो है हमारा दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है, तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और चौथे नंबर पर आर्गन होती है, और अन्य गैसें होती हैं। तो इसमें 78% लगभग ये आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, और 21% के आसपास आपका ऑक्सीजन होता है, 21%। और ये 0.03 वगैरह परसेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बाकी आर्गन वगैरह ये सब होती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गई, ये नाइट्रोजन गैस हो गई, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और चौथे नंबर पर है आर्गन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का क्रम है। ये जो परतों का क्रम दे रखा है, ये पूछ रहे हैं पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का क्रम है। पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है ट्रोपोस्फेयर से फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, दूसरा है ट्रोपोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मेजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। अगला चौथा ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेजोस्फेयर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, और फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर होता है। देखिए इसको कहते हैं ना क्षोभ मंडल, ये होता है हमारा पहला वाला क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, ये क्षोभ मंडल होता है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है जो ये समताप मंडल होता है। मेजोस्फेयर होता है ये मध्य मंडल होता है। आइनोस्फेयर जो होता है आयन मंडल होता है। इसलिए इसको इस तरीके से याद कर लें, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर और आइनोस्फेयर। धन्यवाद।